Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 दिसंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कीनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1996 में सरकार एक कानून लेकर आती है जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो दोस्तों इस एक्ट को लेकर जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करवाना, या ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं इनको एक पहचान देना, ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल एरियाज़ में ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट करना, या ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं इनको शोषण से बचाना। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम सभी लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो सकता है डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाए। हुआ क्या है, भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल को बनाया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब इस हॉस्पिटल को हम इधर से उधर ले जा सकते हैं और 8 मिनट के अंदर इस हॉस्पिटल को तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि जो इलाज है वो जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द यहाँ पर शुरू हो सकेगा। इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पिछले 2 महीने से पब्लिश हो ही रहे हैं। बीच बीच में ये जो न्यूज़ है रुक रुक कर आ रही है, शायद एक बार मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों को जिंदा रखा जा सकता है इस हॉस्पिटल में 48 घंटों तक, उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है। इस तरीके का दुनिया का यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल यहाँ पे भारत ने तैयार किया है। इस तरीके से आपको ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। सवाल यह है, इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। चलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने बाकी आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये कि जो ये वर्ल्ड दुनिया का पहला, ये एक कह सकते हो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये हम इसको एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं, एक ऐसी जगह पर भी पहुँचाया जा सकता है जहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं इस हॉस्पिटल को बनाया कैसे गया है। इसको अलग अलग 72 क्यूब्स के अंदर में सेट किया गया है, ये आप देख पाओगे। इस तरीके से पहले बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर में छोटे छोटे क्यूब्स हैं। जो छोटे छोटे डिब्बे आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर सारा का सारा सामान रखा हुआ है जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो इसको हम मोड़ मार के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और वहीं पर इसको सीधा ओपन करके वहाँ पर 8 मिनट के अंदर अंदर एक हॉस्पिटल रेडी कर सकते हैं, जहाँ पे एक से एक बड़ा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकेगा। तो ये यहाँ पर इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों बोला ये जा रहा है कि 72 क्यूब्स के अंदर में इसको पूरा टाइट करके बांधा गया है। ये जो क्यूब्स हैं इसके अंदर ये सारा सामान है कि बड़ी बड़ी इंजरीज़ को भी हैंडल कर सके। 40 बुलेट इंजरीज़ हो गई, 25 मेजर ब्लीड्स हो गए, 25 मेजर बर्न्स, 10 हेड इंजरीज़, या फिर आप कह सकते हो किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, चेस्ट इंजरीज़ हो जाती हैं, स्पाइनल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर ये आराम से ट्रीट कर सकता है। इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, जैसा आपको बताया गया। अब एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब है इसको बनाया गया है एक प्रोजेक्ट के तहत। उस प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है भीष्म। भीष्म की अपनी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, जिसके अंदर में इस तरीके से पूरा क्यूब का स्ट्रक्चर तैयार करके ये हम लोगों ने रेडी किया हुआ है। समझ गए? इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने
ये जो प्रोजेक्ट भीष्म है इसका अनाउंसमेंट पिछले साल फरवरी में ही कर दिया गया था। फिर उसके बाद हमने कोशिश की इस तरीके का यहाँ पर एक जो हॉस्पिटल है उसको डेवलप करने की, और इंडिया यहाँ पे ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इतना ही नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोगों ने पब्लिकली भी लॉन्च किया। अलग अलग जो हमारे मीटिंग्स हुए हैं, मेडटेक एक्सपो है, वहाँ पर भी हम लोगों ने शो किया। इवन अभी जुलाई में, इसी साल की बात करें, जुलाई में पहली बार म्यांमार को हम लोगों ने दिखाया, ऑफिशियली तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया इस अपने पोर्टेबल हॉस्पिटल को। ठीक है, म्यांमार को काफ़ी इंटरेस्ट भी आया इसके अंदर में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी 2 इस प्रकार के जो क्यूब्स हैं वो म्यांमार को प्रोवाइड करवा दिए हैं। ऐसे 2 हॉस्पिटल म्यांमार को दे दिए हैं हम लोगों ने, और अभी रेडी है एक और इस प्रकार का हॉस्पिटल हम श्रीलंका को भी यहाँ पर डोनेट करने वाले हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बातचीत चल रही है दुनिया में, इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसको लेकर काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो आई होप इस बात को यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, WMO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का मौसम विभाग है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें ये बोला है कि पिछले 10 सालों में, और पिछले 10 सालों में नहीं, स्पेशली 2011 से लेकर 2020 के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2011 से 2020 ये हो गए हमारे टोटल 10 ईयर्स। तो जो पूरा डिकेड है, इस पूरे 10 सालों में हमने ये देखा कि जो एक्सट्रीम वेदर है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। ये जो वेदर है लगातार गर्म होता हुआ नज़र आया है, क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है। ये हमने देखा पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। तो गर्मी तो वाकई में इंक्रीज़ हुई है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लेकिन यहीं पर एक चीज़ ये भी देखने को मिली, अब गर्मी बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट चेंज बढ़ने की वजह से बड़े बड़े डिजास्टर हो तो रहे हैं, लेकिन उससे होने वाली जो मृत्यु है उसका नंबर कम है दोस्तों। ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो डेथ के अंदर में हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकोगे। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हमें नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल पा रहे हैं। फ्लड्स आ रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर कहीं पर साइक्लोन आता है, ठीक है, अभी एक साइक्लोन चर्चा में भी आपको पता होगा। अब वो साइक्लोन हिट हुआ कहीं पर, अब हिट होने से उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज़्यादा बर्बादी होगी। अब मान लो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे थे समुद्र के किनारे, ठीक है, कई सारे लोग उस समय पर प्रेजेंट थे, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था। तो साइक्लोन अचानक से आया, उसको इस पर्टिकुलर एरिया को उसने हिट कर दिया, कितना डैमेज होगा, कितने लोगों की जान जाएगी। ऐसा पहले होता था पहले, जबकि यहाँ पर जो हमारा ये क्लाइमेट चेंज है इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। 2011 से पहले इतनी गर्मी नहीं थी, इतना टेम्परेचर तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी साइक्लोन आते थे, लेकिन उस साइक्लोन से बर्बादी ज़्यादा होती थी। और अभी आप देख पाओगे 2011 से 20 के बीच में इस समय साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं, लेकिन बर्बादी कम हो रही है, लोगों की जान कम जा रही है, डेथ कम हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर आते हैं वापस एग्जाम्पल साइक्लोन वाले पर। अब क्या होता है भाई, साइक्लोन आता है तो पहले समय पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अर्ली वार्निंग सिस्टम आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि हाँ भाई, हम लोग अभी जैसे आप साइक्लोन मिशाओं के बारे में बात करें जो अभी चर्चा में है, तो कई दिनों से हम डिस्कस करें भाई साइक्लोन हिट करने वाला है, हिट करने वाला है। तो हमारे पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं दोस्तों, जिससे हम ऑलरेडी पहले लोगों को सतर्क कर देते हैं। ठीक है, उन लोगों को हटा देते हैं उस एरिया से, जिससे यहाँ पर जो डेथ हैं वो कम हुई है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ कम हुई है। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली है, WMO ने यह भी बोला कि पहली बार ऐसा देखने को मिला इन 10 सालों में कि जो हमारा ओजोन है, ओजोन आपको पता है ना, ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाओगे तो आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो कि हमें सूर्य से बचा रही है। सूर्य की जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो हुआ क्या, वो ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। काफ़ी सारी जगह पर ओजोन होल देखने को मिला है, बीच बीच में गड्ढे हो चुके हैं, यानी वो शीट पतली हो चुकी है, जिससे यूवी रेज डायरेक्टली आ रही हैं और वो यूवी रेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। समझ गए? तो पिछले 10 सालों में ये देखा हमने कि जो ये ओजोन होल है ये तेज़ी से खुल तो रहा है, लेकिन एकदम से रिकवर भी हो जा रहा है। ये चीज़ें भी यहाँ पर बेस्ट तरीके से देखने को मिली, जिसकी वजह से दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, जिस चक्कर में जो मृत्यु है उनका आंकड़ा कम रहा है इन 10 सालों में। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ देना है। बिल्कुल इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर
अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है तो आगे यहाँ पर ये डिज़ास्टर और भयंकर हो सकते हैं। समझ गए, इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो हमें बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई भी हैं तो वो हीट वेव्स की वजह से हुई हैं। बड़े बड़े डिज़ास्टर को तो चलो हमने बचा लिया, लेकिन जो हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं। आप देख पाओगे गर्मियों के समय पर हीट वेव्स बहुत तेज़ी से चलती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है 2011 से 2020 के बीच में। तो ये चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। और इन सब से हट के एक मेन पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे बर्फीले पहाड़ हैं, हमारी बर्फ़ है ऊपर पोल्स में, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, वो ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और ये पिघलने की स्पीड बढ़ चुकी है। 2011 से 2020 के बीच में हर साल जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो 1 मीटर से पिघलते हुए नजर आए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये खुद यहाँ पे WMO ने मेंशन कर रखा है। और इस ग्लेशियर पिघलने की वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं, और जो कि हमें धीरे धीरे दिख रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है ग्लेशियर पिघलने से, क्या हो सकता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो तो समझ में आ चुका है। अब ये आर्टिकल आपको एग्जाम में डायरेक्टली कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा। इसमें से स्पेसिफिक चीज़ें उठाओ जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको पढ़ो। ये तो आपने न्यूज़ पढ़ ली, इससे एक कनेक्शन मिल गया कि हाँ भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पहली चीज़ तो आपको ग्लेशियर्स मेल्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से। दूसरा, आपको प्रीलिम्स के लिए WMO के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, किस तरीके से पूरा संगठन काम करता है। नहीं पता है, डोंट वरी, चलो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स जो हमारे दुनिया भर में हैं ये तेज़ी से पिघल रहे हैं, ये हमने बताया, WMO की रिपोर्ट ने बताया। और केवल WMO नहीं दोस्तों, IPCC की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उन्होंने भी बोला कि साल 2000 से लेकर 2019 के बीच में, ये अगर 20 सालों में देखोगे तो ग्लेशियर्स लगभग हर साल 267 बिलियन मैट्रिक टन के आसपास पिघलते चले जा रहे हैं। और ये जो है इतना बड़ा नंबर, ये बहुत है हमारे समुद्र के स्तर को बढ़ाने के लिए। हर साल समुद्र का स्तर 0.74 mm से बढ़ता चले जा रहा है, यानी समुद्र का लेवल, समुद्र में पानी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, ये बर्फ़ पिघलेगी तो इसका पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में ही तो जाएगा। और पिछले 2 दशकों में, पिछले यानी 20 सालों में ऑब्वियस सी बात है, जो ये ग्लेशियर्स पिघले हैं इनकी वजह से हमारे समुद्र के स्तर में 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 21% से लेवल राइज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है, इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप डायरेक्टली, अगर आपसे एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इसको मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ग्रीनलैंड आइस शीट। ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हर साल 280 बिलियन टन्स के आसपास बर्फ़ पिघल रही है। हिमालयन ग्लेशियर का तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2100 तक, 2100 तक हो सकता है ये हिमालयन ग्लेशियर्स पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएं। इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर में जो एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। साउथ अमेरिका में जो एंडीज़ माउंटेन्स हैं, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक लॉस्ट हो चुके हैं, तो 80% तक ख़त्म हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों कंडीशन है आज के समय पर। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है। नंबर 1 कारण है ग्लोबल वार्मिंग, तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। ये हमारे ग्लेशियर्स को तेज़ी से पिघला रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो नई बर्फ़ जमनी चाहिए थी वो नहीं जम पा रही है और पिघल तेज़ी से रहेंगे। दूसरा जो रीज़न है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिल्कुल ह्यूमन का एक सबसे बड़ा रोल है, और वो एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ों की कटाइयाँ करना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, कोयला वगैरह जला रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो बर्फ़ तो पिघलेगी। इंडस्ट्री के अंदर से इतना सारा पोल्यूशन रिलीज़ होना। तो दोस्तों ये जो हरकतें की जा रही हैं, इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। और यही ग्रीन हाउस गैसेस एक मेन कारण बन जाती है ग्लोबल वार्मिंग का, और वही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का प्रोसेस देखने को मिल जाता है। थर्ड जो रीज़न है वो है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर भी इसमें जिम्मेदार हैं ऑब्वियसली, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। आपको पता है ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है कितनी सारी हार्मफुल गैसेस और कितना ज़्यादा हीट उसमें से रिलीज़ होता है। ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हो गए हमारे 3 मेन रीजंस। अब सवाल यहाँ पर यह है कि चलो कोई बात नहीं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे क्लाइमेट चेंज पर भी और एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर भी। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा राइजिंग सी लेवल। समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता चले जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या हो गया, तो हुआ यहाँ पर ये, इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा कोस्टल एरियाज़ में पड़ेगा।
ऐसे एरियाज़ जो कि समुद्र में या समुद्र के किनारे स्थित हैं। काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो समुद्र के बीचों बीच में स्थित हैं। अब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो वो देश डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा? डूब जाएगा। और ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जब बात करते हैं, उनके आसपास छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स दोस्तों ऐसे हैं जो कि डूबना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी हद तक वो पानी में जा चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में वो देश दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे, समुद्र के अंदर समा जाएंगे। सी लेवल इस तरीके से राइज हो रहा है। एक और यहाँ पर जो आप कह सकते हो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, वो है वाटर स्कैरसिटी। क्योंकि नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, उनसे हमको पानी मिल रहा है। तो पानी जो नदियों में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो इन्हीं ग्लेशियर से तो आ रहा है, इन्हीं पहाड़ों से निकल कर आ रहा है। ग्लेशियर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का पूरे दुनिया में। तो जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे ये पानी चला जाएगा सीधा समुद्र में। इससे वाटर की स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी होगी और इससे एग्रीकल्चर के ऊपर भी सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर आप कह सकते हो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। ग्लेशियर्स जैसे जैसे पिघलेंगे इससे हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी के अंदर में चेंज आएगा, फूड वेब्स में चेंज आएगा, एनवायरमेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। गर्मी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नजर आएगी और इससे कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल सकेंगे, जैसे बाढ़ आ जाना, एकदम से लैंडस्लाइड्स हो जाना। और इसका सीधा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, वो सब बर्बाद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है किसके बारे में? ग्लेशियर्स मेल्टिंग के बारे में। नाउ अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पे क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हम ग्लेशियर मेल्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमें काम करना होगा, सिंपल सा आपको पता ही है, कार्बन एमिशंस को कम करना, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करना। अब जिसमें हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल की बजाय दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। भाई अभी कोयला जलाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो उससे अच्छा हम विंड एनर्जी का यूज़ क्यों ना कर लें, सोलर पावर का यूज़ क्यों ना कर लें। हम कर भी रहे हैं, लेकिन आज के समय पर इतने बड़े लेवल पर इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसका उपयोग बढ़ाना होगा, कोयले का उपयोग कम करना होगा, अगर हमें यहाँ पर कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना है तो। दूसरा काम किया जा सकता है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना। हमें यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एनर्जी है इसका हम कितना बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको लेकर नई नई पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउसिंग स्कीम हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हो गया एनकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम छोटे छोटे काम के लिए भी अपनी स्कूटी, बाइक, कार, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। आजकल लोगों के पास में अपनी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वो पहले के ज़माने में एक एक हुआ करते थे, आज के समय पर दो दो तीन तीन व्हीकल्स लोगों के पास में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इससे क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्राइवेट कार्स बढ़ रही है, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, और पोल्यूशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो ये कार्बन एमिशंस है वो बढ़ रहे हैं और टेम्परेचर गर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंकरेज करना होगा। भाई आप छोटी छोटी एरिया के लिए भी यहाँ पर अगर अपनी गाड़ी, मोटर, प्राइवेट व्हीकल यूज़ करो, सही नहीं, उसके लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लो, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि आज हम कर क्या रहे हैं? पेड़ की कटाई ज़्यादा हो रही है, इसको लगाई कम हो रही है। तो अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में कम से कम 10 से 15 पेड़ हमें लगाने होंगे, क्योंकि उसमें से कुछ तो लगेंगे और कुछ नहीं लगेंगे, समझ गए, ताकि वो जो ट्रीज़ हैं वो हमारी हेल्प कर सकें। क्योंकि पेड़ का मेन काम है उस कार्बन जो हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, उस पोल्यूशन को अपने अंदर सोख लेना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देना। तो हम उसी को ही काट दे रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जाएगा कहाँ पर जब ट्री नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। अगर एक काट भी रहे हो अपनी ज़रूरत, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट है दुनिया भर में और कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पर एक काटा है तो उसके बदले में 15 पेड़ लगाने होंगे, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस आने वाले समय पर थोड़ी कंट्रोल हो सकेगी। फिर उसके बाद में वेस्टेज को कम करना, उसको रिसाइकिल करना, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय पर जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। कई सारी जगह पर आप देख पा रहे होंगे कूड़ों को चट्टान लग जाता है पूरी तरह से, है ना, कूड़े लगा लगा कर यहाँ पर पूरा ढेरा पहाड़ बना दिया जाता है। उसको प्रॉपर लैंडफिल करना, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रिसाइकिल करना ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी पोल्यूशन पैदा होता है। डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, आपको बता ही चुका हूँ, पेड़ों की कटाई कम करना, है ना। हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अगर हम बात करेंगे तो सही तरीके से उसका यूज़ करना। कई बार हम एग्रीकल्चर के अंदर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ कर देते हैं, उससे भी यहाँ पर दोस्तों एमिशंस होते हैं। तो उन एमिशंस को रोकना ये हमारे लिए ज़रूरी है। उसके लिए हम एक प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लेकर चल सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग लेकर चल सकते हैं, जिससे यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो यानी ओवरऑल एक जो उसका कंक्लूजन निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
और इसको कम करना यही हमारा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, या कह सकते हो उपाय है, जो इस ग्लेशियर्स के पिघलते हुए प्रोसेस को रोक सकता है। समझ गए? तो ये तो हो गया यहाँ पर हमारा पूरा आर्टिकल, इसके पीछे का रीज़न। अगर आपसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये इसके मेन कारण है, ये इसके आप कह सकते हो कि सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं इससे निपटने की। तो आपको पूरा का पूरा रेडीमेड आंसर मिल चुका है, क्योंकि ऐसा करके चलना पड़ता है हमें। हर एक टॉपिक जो न्यूज़ में है उसके प्रति आपके पास में 1-1.5 पेज का इनफ कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेकर, अलग अलग कभी तैयारी नहीं होती है। और यहाँ पे आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, जब आप मेंस में एग्जामिनेशन देने जाओगे तो दोस्तों यकीन करो सोचने का समय नहीं मिलता वहाँ पर। 3 मिनट में 2.5 मिनट में आपने एक एक आंसर लिखना है, एक एक पूरा पूरा आंसर लिखना है, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में। तो वहाँ पे आपका सोचने का समय नहीं है, तो आपकी जितनी प्रिपरेशन होती है वो सब पहले ही करनी पड़ेगी। पहले ही आपने हर एक पॉइंट को लेकर अपने पास में कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने होंगे। लास्ट में तो बस खाली आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए, वहाँ पे बस खाली पेन चलाना है सीधा सीधा। समझ गए? नाउ अब आते हैं हम लोग WMO पर, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशल एजेंसी है WMO, जिसने ये सारी की सारी डिटेलिंग्स हमने हमारे साथ में शेयर की है। ये जो बॉडी है कहाँ से बनकर आई है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ही एमर्ज हुई है, आप ऐसा कह सकते हो। ऐसी बॉडी जिसको फाउंड किया गया था 1873 में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये WMO है, ये एक स्पेशल एजेंसी बन चुका है यूनाइटेड नेशन का। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है वेदर को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करना। वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, है ना। तो दुनिया का मौसम विभाग आप इसको कह सकते हो, जैसे भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उसी तरीके से। अब इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में। और आज के समय पर WMO में टोटल 187 कंट्रीज़ हैं जो कि इसका हिस्सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। और इस बॉडी का अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखें, यानी कौन कौन इस बॉडी में है, तो दोस्तों ये अपने आप में एक सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, और इसका भी यहाँ पर इससे ऊपर भी एक बॉडी है। वो कौन है? वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है WMC, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। इस पूरे कांग्रेस यानी इस पूरे बॉडी के अंदर में कई सारे लोग हैं। जितने भी मेंबर्स आप कह सकते हो WMO में है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मीटिंग है हर 4 साल में होती है। वहाँ पे कुछ नई नई नीतियाँ, कुछ रेगुलेशंस, नियम कानून वगैरह यहाँ पर अपनाए जाते हैं। प्लस इस WMO 36 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होता है, जो हर साल मिलता है और नई नई प्रकार की नीतियों को लागू करने की कोशिश करता है। और इनका जो सेक्रेटेरिएट होता है, मेन हेडक्वार्टर, उसको हेड कौन करता है? एक सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। उस सेक्रेटरी जनरल को वही कांग्रेस, ऊपर वाली जो बॉडी थी, वही कांग्रेस यहाँ पे अपॉइंट करता है 4 साल के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके 6 अलग अलग रीजनल एसोसिएशन एड्रेस भी हैं, प्लस इसके 8 टेक्निकल कमीशंस भी हैं, और WMO के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। तो ये 3 प्रोग्राम इसके मेजरली न्यूज़ में रहते हैं, तो इन प्रोग्राम्स के बारे में ध्यान रखना। पहला है वर्ल्ड वेदर वॉच। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भाई ये प्रोग्राम कौन सी बॉडी का है, तो WMO का है। ठीक है, तो वर्ल्ड वेदर वॉच यहाँ पर क्या है? एक सैटेलाइट का पूरा सिस्टम है, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि हमारे पृथ्वी समुद्र से सबसे जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे पृथ्वी का वेदर का सारा इन्फॉर्मेशन देखता है, वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करता है। दूसरा है वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, ये भी WMO के अंडर में आता है। ये क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी पृथ्वी पर। फिर उसके बाद में एक आता है एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी WMO का ही हिस्सा है, WMO का ही प्रोग्राम है। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके रिगार्डिंग दिस बॉडी, या रिगार्डिंग दिस यहाँ पे कह सकते हो पूरा प्रोसेस क्लाइमेट चेंज। अब दोस्तों यहाँ पर यह हुआ हमारा आर्टिकल समाप्त। अब आज का जो मेंस का क्वेश्चन है, वैसे मैं हर रोज़ आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, आपको याद होगा। तो आज भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आज हमारा सीधा पहले आर्टिकल से निकल कर आ चुका है। क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अर्जेंट क्लाइमेट क्राइसिस एज ग्लेशियर्स मेल्ट एट स्टार्टलिंग पेस, हिटिंग रिकॉर्ड लॉज, वॉर्न द UN वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट, एल्यूसिडेट। दुनिया आज के समय पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रही है। जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इनकी गति बढ़ चुकी है, अपने कह सकते हो बिल्कुल लोवेस्ट स्तर पर आ चुके हैं, बिल्कुल कम से कम लेवल पर यहाँ पर ये आ चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, जो रिकॉर्ड है ना, बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुका है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स। ये खुद जो वार्निंग है WMO ने दी है अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में, इससे आप कितना सहमत और क्या समझते हो, प्लस इससे कैसे लड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है 250 शब्दों में। इसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना है।
ठीक है, अब एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, दुनिया एक तत्काल जलवायु संकट का सामना कर रही है क्योंकि ग्लेशियर आश्चर्यजनक गति से पिघल रहे हैं और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में चेतावनी दी है। स्पष्ट करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? डेली करंट नोट्स PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, पोर्टेबल हॉस्पिटल वाला आर्टिकल डिस्कस किया, उसके बाद WMO ग्लेशियर्स मेल्टिंग ये आर्टिकल डिस्कस किया। आपको पता है वो जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड डेटा वो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप लिखने बैठ जाओगे, नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। 1 घंटे का वीडियो आपका बदल जाएगा 3 या 4 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पे उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि इस ग्रुप में आपको सारा जो बैकग्राउंड डेटा दिखाया जाता है स्क्रीन पर नीचे की साइड में, उसका एक PDF तैयार करके प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, वो PDF आपको दिया जाता है ताकि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ना पड़े, नोट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा वीडियो देखो, रात में सोने से पहले वो उस ग्रुप से PDF को डाउनलोड करके पढ़ के डिलीट कर दो। डिलीट क्यों कर दो? क्योंकि सारा का सारा कंटेंट ग्रुप में सिक्योर है। तो कभी भी जब भी मन चाहे किसी भी डेट का PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आपको स्टोरेज का कोई भी इशू नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ दोस्तों इस ग्रुप में मिल जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि जो PDF है प्रिंटेबल फॉर्म में, चाहो तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों माध्यम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? इसका जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा के लिए आपने 499 रुपये का केवल इन्वेस्टमेंट करना है। जो पैसा आप इधर उधर खर्च देते होंगे, गारंटी है कि आपको कुछ दिनों में लगेगा कि यार ये जो अमाउंट मैंने खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, वो रिकवर हो चुका है, मुझे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। और दोस्तों कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को 499 में ज्वाइन करके रख सकते हो। और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, सर मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। कोई सी भी प्रकार का मैसेज कर देना। वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि मुझे किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है इस ग्रुप का, तब जाके अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर करना यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का डेली बेसिस पे, आप प्लीज़ उसको पहुंचा सकते हो। चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, आज वीडियो थोड़ा सा यार लेट हो चुका है। ठीक है, बाकी मॉर्निंग वाला वीडियो आ नहीं पाया था कल किसी काम में बिजी थे इस वजह से। तो जो आज वाला जो मॉर्निंग वीडियो है, मॉर्निंग के 5 बजे वाला, वो कल मैं आपको दोनों दिन का कंपाइल करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी कि 6 तारीख का आज का और 7 तारीख का दोनों दिन का यहाँ पे कंपाइल करके आपको मिल जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई कंटेंट छूट नहीं रहा है। चलिए वापस आते हैं आर्टिकल पर। इसको हम GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ही दमदार है। आज मैंने आपसे बोला है मैप में कीनिया को देखना है, तो इस वजह से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये आप देख पाओगे, न्यूज़ ये है कि भारत ने $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ये उधार प्रोवाइड करवाया है कीनिया को। तो भारत ने यहाँ पर 250 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है एक्सटेंड कर दिया है ताकि कीनिया के अंदर में एग्रीकल्चर को थोड़ा ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया जा सके। कीनिया की हेल्प करने के लिए हमने ये प्रोवाइड करवाया। क्यों? अभी कीनिया और साथ ही साथ में आप कह सकते कीनिया के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, तो अभी ये इंडिया में है। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री के साथ में जो डिस्कशंस है वो यहाँ पर चल रहे हैं, आप इस तरीके से देख पाओगे। तो इस वजह से ये न्यूज़ में अभी न्यूज़ कुछ खास ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मैं आपको कीनिया दिखा देता हूँ। तो ज़्यादा कोई क्लियर मैप नहीं है लेकिन आप समझ पाओगे आराम से, मेरी गारंटी है। ये आप देख पाओगे, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ है, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये आपको मेडागास्कर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जस्ट जो पोर्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, यहीं जस्ट किनारे, यहीं पर आपको कीनिया देखने को मिल जाता है। ये रहा कीनिया।
ठीक है। कीनिया से हटकर एक छोटा सा आइलैंड भी है, पेट आइलैंड, ये आप देख पाओगे। यहाँ पर लामू आर्कीपेलागो है, यानी छोटे छोटे ढेर सारे बहुत सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कीनिया की लोकेशन हुई। इसको अच्छे से मैप में आपने देखना है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्लियर नहीं पढ़ा रहा हूँ कीनिया के लोकेशन, क्योंकि ये आपको होमवर्क दिया गया है, आपने देखना है, उसके बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा भारत और कीनिया के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, आखिरकार इनके संबंध पिछले कुछ समय में कैसे रहे हैं। दोस्तों ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ही सेम टॉपिक भारत और कीनिया के संबंध आज से कुछ महीने पहले फरवरी 2023 में यानी इसी साल न्यूज़ में बने हुए थे, क्योंकि भारत ने हाल ही में 100 नॉटिकल चार्ट्स कीनिया को ऑफर किए थे, कीनिया को प्रोवाइड करवाए थे, उनका डेटा आसपास का। ठीक है, तो इस वजह भी ये न्यूज़ में था। तो कीनिया क्या है? कीनिया दोस्तों ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अगर यहाँ पे कीनिया का लोकेशन देखोगे तो इंडियन ओशन और लेक विक्टोरिया फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये कीनिया है, इधर पीछे लेक विक्टोरिया और इधर इंडियन ओशन, दोनों के बीच में यहाँ पर ये लोकेटेड है। यहाँ का जो कल्चर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि जो नदन कीनिया है और तांजानिया है, ये जो दोनों देश हैं, यहीं पर ह्यूमंस का पहला ओरिजिनल बर्थ प्लेस है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। इवन यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स, सबसे पहले जो पूर्वज हैं, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो भी सबसे पहली बार कीनिया में ही डिस्कवर की गई थी। कीनिया में एक लेक है, ठीक है, एक झील है जिसका नाम है तुर्कना झील। तो तुर्कना झील के बेसिन में ही दोस्तों ये हड्डियाँ डिस्कवर की गई थी। लेक तुर्कना दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट लेक है, जो कि ओमो तुर्काना बेसिन का ही एक हिस्सा है। और ये जो लेक है दोस्तों ये फैली हुई है कई सारे कंट्रीज़ में, इथियोपिया, कीनिया, साउथ सूडान, युगांडा में। ये चारों के चारों सब अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑब्वियस ही बात है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों भारत के अगर संबंध हम कीनिया के साथ में डिस्कस करें तो भारत और कीनिया के लंबे समय से जो रिलेशंस हैं वो मसालों की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। हम दोनों देश मसालों को लेकर, क्योंकि आपको पता है इंडिया मसालों को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है दुनिया भर में, हम बहुत सारा मसाला भेजते हैं कीनिया को। इतना ही नहीं, कीनिया जो है हमारा मैरीटाइम नेबर भी है, समुद्र का जो बाउंड्री है वो लग रहा है समुद्र के माध्यम से, और इस वजह से हमारा जियोपॉलिटिक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, जो पूरा अफ्रीकन यूनियन नाम का बॉडी है दोस्तों, भारत के कनेक्शंस उस अफ्रीकन यूनियन के साथ में बहुत अच्छे हैं, और कीनिया भी दोस्तों उसी का एक एक्टिव मेंबर है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ बेसिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल कीनिया की जो सरकार है, इन्होंने 2017 में इंडियन डिसेंडेंट को एज आ 44th ट्राइब माना अपने देश के अंदर में। फिर उसके बाद में और अभी तक अगर आप देखोगे तो लगभग 14 अलग अलग कीनिया के जो लोग हैं, ये आप कह सकते हो एक कोर्स के तहत इंडिया में पढ़ रहे हैं, स्पेशली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी गोवा के अंदर में। आपको यहाँ पर ये 14 कीनियन पर्सनल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब आए हैं इंडिया में इस कोर्स के तहत में, किस प्रोसेस से, एक स्कीम के माध्यम से जिसका नाम है आईटेक स्कीम, जिसका मतलब है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये 14 कीनियन पर्सनल आपको देखने को मिल पाएंगे, जो कि आज के समय पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी के कोर्स के अंडर में आपको नजर आएंगे। समझ गए? तो इंडिया कीनिया को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आप याद में रख सकते हो। आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? कैश फॉर किडनी स्कीम, जिसका डर रहता है दोस्तों वही यहाँ पर होता है। अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक हॉस्पिटल के खिलाफ में इल्ज़ाम लगे हैं। यूके बेस्ड एक न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ करके, आपने सुना भी होगा उसका नाम। तो उसने एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि भारत का यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर में जो अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है, स्पेशली उसकी बात की जा रही है। अपोलो नहीं, एक सेकेंड, हाँ यार है तो अपोलो ही। अपोलो एक प्रीस्टिजियस दिल्ली हॉस्पिटल है। तो दोस्तों इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि इन्होंने कहीं ना कहीं कैश फॉर किडनी स्कैम किया। कैश फॉर किडनी स्कैम का मतलब समझ रहे हो? यानी कि जो ये ऑर्गन्स हैं, जो इंसान के अंग हैं, उसका व्यापार करते हुए नजर आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आज के समय पर आपने ऑर्गन डोनेशन, अंगदान सुना होगा दोस्तों, ठीक है, और अंगदान में हमेशा यही डर होता है कि भाई कहीं ना कहीं लोग व्यापार ना शुरू कर दें इसका, और व्यापार शुरू करना, इसका व्यापार होने लगा तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों फिर तो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे ना, ऑर्गन्स को ट्रेड करने के लिए। ऑर्गन्स का आजकल ट्रैफिकिंग होती है, इससे तस्करी वगैरह भी होती है ऑर्गन्स की। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नोटो है, नोटो नाम की बॉडी जो कि ऑर्गन डोनेशन को पूरा मैनेज करती है, नोटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने एक इंक्वायरी बैठाई है हॉस्पिटल के ऊपर में कि वाकई में क्या इन्होंने किडनी के लिए पैसों के लेकर व्यापार किया है, ये कैश फॉर किडनी स्कैम क्या है, इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ है। और जल्दी जो सोटो है, यानी कि स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये भी इस पर्टिकुलर मैटर को देखेगा तुरंत ही, और जो भी होगा वो सामने निकालेंगे, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है।
क्योंकि यहाँ पर इस हॉस्पिटल का कहना यह है कि जितने भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं ये गलत हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। समझ गए? तो अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपने क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है एक एथिक्स की। आप इसको सीधा जीएस पेपर नंबर 4 एथिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। करना क्या है ना, आपने इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन में एथिकल कंसर्न क्या है, ज़रा ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ऑर्गन डोनेशन का मामला इंडिया में किस लेवल पर है। तो दोस्तों भारत जो है ना आज के समय पर 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स कंडक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया में सब जगह पर अंगदान होता है, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। और स्पेशली यहाँ पे जो कह सकते हो डेड बॉडी होती है, एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उसके बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं, लेकिन उसकी फैमिली परमिट करेगी तभी। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जब बात करते हैं एक डेड बॉडी से ऑर्गन्स डोनेशन की, तो उस मामले में जो डिसीज डोनर है इंडिया में ये थोड़े कम देखने को मिलते हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जो टोटल नंबर ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि मरे हुए व्यक्ति का अंगदान जो किया गया है वो थोड़ा सा बड़ा है। वैसे तो 2023 में ये केवल 837 इस प्रकार के केस थे और 2022 में ये इंक्रीज़ होकर 2765 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को हर रोज़ ज़रूरत होती है किसी न किसी नए अंग की। इतने लोग हैं जिनके पास में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम हो पाती है क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ पर ऑर्गन डोनेट करते हैं। लेकिन ये ऑर्गन डोनेशन फिर भी पिछले कुछ समय पर इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। 2013 में अगर आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हुए थे, दोनों मिला के कह रहा हूँ, एक जीवित इंसान का ऑर्गन डोनेशन और एक मृत व्यक्ति का ऑर्गन डोनेशन, तो दोनों के अगर हम ऑर्गन डोनेशन को टोटल करके देखें तो 2013 में ये लगभग 5,000 के आसपास था, 2022 में ये बढ़कर 15,500 के आसपास हो चुका है। ठीक है, दुगने तेजी से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। सवाल ये है ये जो ऑर्गन डोनेशन होता है इसको इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है। तो भारत में दोस्तों एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। ठीक है, ये हमको अलग अलग प्रकार के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाता है। ह्यूमन ऑर्गन्स के रिमूवल के लिए, इसको स्टोरेज के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आती है। अगर यहाँ पर एक ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, किसी और व्यक्ति के अंदर में उसको लगवाना है, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने का काम सब किसका है, यहाँ पर ये इस एक्ट के माध्यम से किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के माध्यम से किया जाता है। फिर फरवरी 2023 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस है दोस्तों इसको जारी किया और ये बोला कि जो भी व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है वो यहाँ पर ऑर्गन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली एक डेड बॉडी से भी, एक इंसान की मृत्यु हो चुकी है, पहले ये था ना कि एक डेड बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पर हटा दिया गया, इसमें इसको भी अलाउ कर दिया गया सभी लोगों के लिए। और इसमें कई सारी जो अलग अलग प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस थी, चार्जेस थे, वो सब हटा दिए गए ये नए कानून के माध्यम से। अब सवाल यहाँ पर आता है जो ऑर्गन डोनेशन है इसमें समस्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको एथिकल कंसर्न बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। पहले हम लिविंग पर्सन की बात करते हैं। मान लो एक जीवित व्यक्ति है, एक इंसान जीवित है, ठीक है, उसके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, किडनी चाहिए, तो वो अपनी किडनी को डोनेट कर रहा है, उस व्यक्ति को किडनी दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारा ट्रेडिशनल रूल ऑफ मेडिसिन है ये इसका हनन हो रहा है। कहने का मतलब है जो किडनी डोनर है, जो किडनी अपनी प्रोवाइड करवा रहा है, वो जाना जाता है कि मतलब देखो उसकी दोनों किडनी है तो वो एक हेल्दी लाइफ को जी रहा है। ठीक है, लेकिन आप मानते हो कि हाँ एक इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है। हम देखते हैं अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन में, चाइना में काफ़ी सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई और उसमें यह बोला कि इंसान की जब किडनी निकल जाती है तो उससे यूरिनरी और चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर एक किडनी देता है इंसान तो ये भी एक चिंता वाली बात है ना, ये भी गलत हुआ एथिकली पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्यों? क्योंकि इससे दोस्तों रूल्स वायलेट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक पर्सन जो हेल्दी है ना, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बीमार कर दिया दूसरे पेशेंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करवाने के लिए, दूसरे पेशेंट को उसकी ऑर्गन प्रोवाइड करवाने के लिए। समझ गए? तो एक पेशेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाना दूसरे पर्सन को पेशेंट बनाकर, ये सही नहीं है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डोनेशन है इसमें सबसे बड़ा खतरा होता है ट्रैफिकिंग का। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ है। ऑर्गन डोनेशन में हमेशा से ट्रैफिकिंग यानी एक तस्करी देखने को मिली है, जहाँ पर इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी पाई गई है, जहाँ पर एक पीछे के गेट से व्यापार चल रहा होता है ऑर्गन्स का, ट्रांसप्लांटेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का। समझ गए? और 1991 का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों इसको कम्प्लीटली बैन किया गया कि आप बिल्कुल भी व्यापार के पर्सपेक्टिव से, ट्रैफिकिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते ऑर्गन्स को। तो ये है लिविंग पर्सन की बात। फिर आते हैं डिसीज पर्सन की। एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है, जब उसके ऑर्गन्स को यहाँ पर डोनेट किया जाता है, तो इसमें भी एक एथिकल चीज़ है। क्या एथिकल चीज़ है? उसका कंसेंट और ऑटोनॉमी है ना। अगर यहाँ पर वो इंसान की जब मृत्यु हुई है उससे पहले हो सकता है वो उसने बोला हो कि यार जब मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है
है ना, हेल्थ काफ़ी ख़राब है, तो मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर देना। ठीक है, हो सकता है उसने ये बात बोला हो, तो ऑर्गन फैमिली डोनेट कर सकती है। लेकिन हो सकता है जब वो बात ना कह के गया हो स्टार्टिंग में, अब उसने कहा नहीं लेकिन तब भी आपने ऑर्गन डोनेट करवा दिया, तो ये भी यहाँ पर एथिकली सही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का यहाँ पर कंसेंट नहीं था। समझ गए? तो ये बात दोस्तों हमको देखने को मिल जाती है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की हैं नोटो ने, और नोटो ही अभी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि मामला क्या है अपोलो हॉस्पिटल का। नोटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ज़रा नोटो के बारे में 2 इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नोटो नाम की बॉडी को सेटअप किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ठीक है, जो ये नोटो का नेटवर्क है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की रजिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट, ये सारा का सारा काम को कंट्रोल करना, चलाना। समझ गए? सारा ट्रांसप्लांटेशन जो हो रहा है वो नोटो के तहत ही किया जा रहा है। समझ गए? आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में। इवन यहाँ पे अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करना हो तो आपको नोटो की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसके बाद में सारा प्रोसेस आपको मालूम चलेगा। चलिए, तो ये आर्टिकल था जिसके बेसिस पर थोड़ा सा हम लोगों ने एथिक्स को जोड़ के यहाँ पे डिस्कस किया। ज़्यादा कुछ लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट जो है हमारा यह है एडिटोरियल डिस्कशन। आज हमारे न्यूज़पेपर के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, दोनों काफ़ी लंबे लंबे हैं और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टडी आई है, उस स्टडी के तहत यहाँ पर यह बोला जा रहा है 50,000 डॉग्स जो सड़क पर पाए जाने वाले कुत्ते हैं दोस्तों, उनकी स्टडी की गई और ये बोला गया कि हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार देखो अभी क्या हो रहा है, बहुत सालों तक स्टडी की गई तांजानिया के अंदर भी, और हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर पिछले 2 सालों में जो डॉग बाइट के केसेस हैं दोस्तों, वो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं जितनी तेज़ी से हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर रोज़ न्यूज़पेपर में, इवन आज का न्यूज़पेपर भी आप अगर छान मारते तो आपको 1-2 केस मिल जाएंगे, हाँ कुत्ते ने यहाँ पर इस इंसान को काट लिया, उसकी जान चली गई, या उस व्यक्ति की रेबीज़ की वजह से डेथ हो गई। तो दोस्तों डॉग बाइट के केसेस पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। ये तो आज बहुत दिनों बाद आर्टिकल आया है चर्चा में, वरना एक समय ऐसा था, मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, इतने लास्ट ईयर भी नहीं, आज शायद मतलब इस बार की मार्च वगैरह की बात है, फरवरी मार्च को लेकर इतने आर्टिकल आते थे, चाहे वो एडिटोरियल हो, हर पेज पर यहाँ पे डॉग बाइट के केसेस को लेकर डिस्कशंस हुआ करते थे। तो हुआ क्या, जब ये केसेस अपने उच्च स्तर पर पहुँचे तो लोगों की डिमांड आने लगी। लोग यहाँ पे क्या मांग करने लगे कि भाई डॉग को मार दिया जाए। कई बार मांग आई कि भाई डॉग को मार दिया जाए, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का यही एक तरीका है, और पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तभी डॉग बाइट के केसेस भी कंट्रोल हो पाएंगे, रुक पाएंगे। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर मांग थी। फिर बीच में यहाँ पर कई सारी और रिपोर्ट्स आई, कई सारे लोगों का कहना यह है कि यार ऐसा सही नहीं है, यार डॉग को मार देना एक सॉल्यूशन है क्या कोई? नहीं। और वही यहाँ पर इस रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। 16 साल की स्टडी की गई तांजानिया के अंदर, और ये बताया गया कि आप अगर कलिंग कर रहे हो डॉग को मार रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, और ये सही भी नहीं है, एथिकली भी सही नहीं है। तो करना क्या होगा, हम यहाँ पर डॉग को वैक्सीन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो स्ट्रे डॉग से सड़क पे पाए जाने वाले कुत्ते हैं उनको वैक्सीनेट कर दो भाई। आप वैक्सीनेट कर दोगे तो इससे जो वो अगर कुत्ता काट भी ले किसी को तो उसको रेबीज नहीं होगा, क्योंकि एट द लास्ट जान किसकी वजह से जा रही है? कुत्ते के काटने की वजह से नहीं, कुत्ते के काटने के बाद जो बॉडी में रेबीज फैल रहा है उसकी वजह से। तो वैक्सीनेट करने के बाद में उस रेबीज को रोका जा सकता है ना। ठीक है, तो और वैसे भी हर एक डॉग के काटने की वजह से नहीं हो रहे दोस्तों। स्टडी ने यह बताया कुछ कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो सुपर स्प्रेडर होते हैं, जिनका हल्का सा दांत अगर लग भी जाए ना, और अगर मतलब आपके साथ तो हल्का सा भी दांत लग जाए तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर वो रेबीज़ फैल सकता है, अगर उसने यहाँ पर उस पर्टिकुलर उस जो घाव है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई स्टेप नहीं उठाया। तो आजकल क्या होता है ना, लोगों के नाखून भी लग जाता है ज़रा सा भी, तो फिर फैमिली चिंता में आ जाती है ना। लोग कहते हैं कि यार मतलब कि लगवा लेने चाहिए इंजेक्शन। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर यहाँ पर नाखून वगैरह लग जाए तो, क्योंकि कुत्ता जब काटता है और काटने के बाद में अगर खून निकल जाता है तो आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर हम लोग क्या कर दें, कुत्तों को ही वैक्सीनेट कर दें, तो ये एक बेस्ट तरीका है। अगर कुत्ता काट भी ले तो आपके खून भी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो कुत्ता वैक्सीनेटेड है, आपके अंदर रेबीज़ नहीं फैलेगा। यही एक सबसे अच्छा सोल्यूशन माना गया है। आई होप आपको ये बात जो है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ बता दूँ। पहले रेबीज़ के बारे में जानो, बेसिक चीज़, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रेबीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो रेबीज़ की वजह से मौतें होती हैं उसकी 1/3 मौतें इंडिया में होती हैं।
हर साल 20,000 लोगों की जान जा रही है। और ये जान जाना सही नहीं, क्योंकि दोस्तों इसको हम वैक्सीन देकर बचा सकते हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि भारत के अंदर ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 30 लाख से ज़्यादा, 30 मिलियन से ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और 30 लाख नहीं, सॉरी, 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे। और ये जो संख्या है ये और ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। ये दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया। और जिसकी वजह से मतलब कह सकते हो रेबीज़ के केसेस तेज़ी से बढ़े हैं। सवाल यह है ये जो रेबीज़ वायरस है ये होता कैसे है। ये जो रेबीज़ वायरस है दोस्तों, यहाँ पर ये रेबिडोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, जो कि कुत्ते के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रैबिट एनिमल होते हैं, ऐसा नहीं केवल रेबीज़ डॉग से फैलता है, कैट से भी फैल सकता है, मंकी से ही फैल सकता है। ये कुछ रैबिट एनिमल होता है जिनके अंदर रेबीज़ पाया जाता है। अब कुत्ते के जो लार होता है उसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये रेबीज़। अब होता क्या है, यहाँ पे वो अगर काट ले और काटने के बाद में आपके बॉडी में थोड़ा सा घाव हो गया और उसका जो लार है वो उस घाव में थोड़ा सा लगा रह गया, तो उससे रेबीज़ फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा ही होता है ज़्यादातर, समझ गए। और पता है प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर है, अगर कुत्ता काट ले तो उसके अगर मान लो लक्षण जो हैं बहुत देर से दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसा होता लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं तो इंसान बच सकता है, लेकिन इसके लक्षण बहुत देर से, कभी कभी पता है बहुत समय लग जाता है। और फिर बहुत समय बाद यहाँ पर एक इंसान का जो हार्ट अटैक होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। कभी कभी 4 दिन लग जाता है, कभी कभी 8 दिन, कभी कभी 4 महीने लग जाते हैं, या कभी कभी 2 साल लग जाता है ये लक्षण दिखने में, रेबीज़ के साइंस दिखने में। तो ये ज़रूरी है कि हम क्या कर सकें कि ये जो वायरस है दोस्तों, इसको घाव से, अपने घाव से ख़त्म कर दें। और ये कैसे होगा, जब कुत्ता काटे, जहाँ पे घाव हो जाए तुरंत भाग के जाएं, अपने साबुन से उसको रगड़ें, उस पर एंटीसेप्टिक वगैरह अप्लाई करें, जिससे यहाँ पर उसके इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस कंट्रोल हो जाएंगे। फिर जाकर अपना इंजेक्शन लगवा लें। पहला काम तो आपने धोना है उसको अच्छे से, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जब रेबीज़ होता है ना तो सीधा यहाँ पे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ब्रेन के अंदर यहाँ पर दिमाग में एक सूजन होने लग जाती है। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि कुत्ते की पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, सड़क वाले जो जितने भी कुत्ते हैं उनको मार कर, लेकिन रिपोर्ट ये बोलती है मारना सही नहीं है, एथिकली सही नहीं है। इससे अच्छा है यहाँ पर इनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिससे यहाँ पर ये घूमते भी रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काट भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, किसी को रेबीज़ नहीं होगा। क्लियर। चलो आते हैं उसके बाद में अगले एडिटोरियल पर। यहाँ पे बात की जा रही है द जर्नी टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल से हटकर भी कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आती है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से एम किया है, कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या, प्लास्टिक पोल्यूशन कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन चुका है। जीरो ड्राफ्ट क्या है, जीरो ड्राफ्ट क्या बोलता है, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा प्लास्टिक पोल्यूशन के रिगार्डिंग, फिर हम लोग यहाँ पर बाकी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे। करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है जो आज के समय पर हम फेस कर रहे हैं। इंडिया हर साल 3.5 मिलियन टन्स के आसपास प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करता है। और मैं आपको बता दूं, आजकल प्लास्टिक तो हम तो हर जगह पर यूज़ कर रहे हैं। आपके फ़ोन में मोबाइल है, उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। हर जगह आसपास देखोगे प्लास्टिक बहुत सारी आपको मिल जाएगी, जगह जगह पर मिल जाएगी, समझ गए। तो प्लास्टिक का यूज़ कम होने की बजाय ये बढ़ता चला जा रहा है, और प्लास्टिक का वेस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा आज के कंपैरिजन में। वेस्टेज, जो प्लास्टिक का कूड़ा करकट है, वेस्ट है, वो तो बढ़ता चले जा रहा है, लेकिन हमारा रिसाइकिल करने का जो दोस्तों प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। हम उसको रिसाइकिल कम कर रहे हैं, वेस्टेज ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इस चक्कर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। तो इसी को देखते हुए हमें समझना होगा प्लास्टिक वेस्ट आखिरकार एक रियल प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। पहली चीज़, प्लास्टिक में भी दोस्तों अलग अलग वैराइटीज़ आती हैं। एक आता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, बहुत खतरनाक। ये जो प्लास्टिक बनती कैसे, कच्चे तेल से, गैस, कोयला, इन सब चीज़ों से यहाँ पर बन रही है दोस्तों। और यहाँ पर कई सारी आती हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एक ऐसी प्लास्टिक जो यूज़ एंड थ्रो होती हैं, आप उसका सीधा यूज़ करते हो और उसके बाद फेंक देते हो, डिस्पोजल वगैरह है। एक बार यूज़ किया आप लोगों ने, तुरंत फेंक दिया, और वो फेंकने के बाद में वो प्लास्टिक पता है एनवायरनमेंट में कितने समय तक रहने वाला है, वो एनवायरनमेंट से कभी ख़त्म ही नहीं होगा प्लास्टिक, समझ गए। तो ये प्लास्टिक इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। हमारा जो रिलेशनशिप है प्लास्टिक के साथ में वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है।
ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, परचेज करते हैं कोई सामान, थोड़े समय तक हमने यूज़ किया, फेंक दिया। कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ घंटों तक यूज़ किया, फेंक दिया, लेकिन फेंकने के बाद में वो एनवायरमेंट में सौ साल तक पड़ा हुआ है। फिर बात आती है यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक्स की। दूसरी वैरायटी होती है माइक्रो प्लास्टिक, ये भी एक खतरनाक प्लास्टिक है। पहला तो कौन सा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, दूसरा माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक क्या होती हैं, बड़ी बड़ी जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं दोस्तों, जब वो छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, कैसे, समुद्र के अंदर सनलाइट की वजह से, हवा की वजह से, वेव एक्शन की वजह से वो छोटे छोटे पीस के अंदर, बहुत ही छोटे छोटे पीस के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाता है। और वो माइक्रो प्लास्टिक फिर धीरे धीरे करके हर जगह पर पूरे दुनिया में फैल जाता है, उड़कर, पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, जब ये ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर वो और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये पानी में पहुंच जाता है, हवा में पहुंच जाता है। ठीक है, म्यूनिसिपल जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है उसके अंदर पहुंच जाता है, तो पीने के पानी में लोगों के प्लास्टिक्स आने लगते हैं। हवा में यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो तैर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देख पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, पिछले साल हम बात कर रहे थे जून के अंदर में, जुलाई में प्लास्टिक बैन हो जाएगी पूरी तरह से, जुलाई में, है ना, यही तो बात करी जा रही थी, प्लास्टिक बैन हो गई, बैन हो गई। आज भी आप जाते होंगे मार्केट के अंदर में, लेते होंगे कोई भी सामान, प्लास्टिक प्रॉपर यूज़ हो रही है। एक बार भी आपने सोचा होगा कि हाँ यार यहाँ पे कमी है, मतलब कि हाँ यहाँ पे प्लास्टिक को लेकर एक रेगुलेशन किया हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, बराबर यहाँ पर सब इस्तेमाल हो रहा है। नाम का बैन है ना, जो भी नियम कानून आते हैं वो केवल नाम के लिए आते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेकार तरीके से किया गया है। समझ गए? लेकिन आप हो, हम हैं, हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हमें पता है इसका इम्पैक्ट क्या है, तो हम अवेयर कर सकते हैं बाकी सारे लोगों को, उनको भी, और हम दोस्तों अपने हिसाब से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ही स्टेप उठाएंगे, हम अपने लिए अच्छा कर रहे होंगे। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर किसी एक इंसान के करने से नहीं होगा, ये सही बात है, सभी को साथ में आना होगा तभी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन आप लोग, हम लोग मिलकर यहाँ पर स्टेप उठा सकते हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये की जा रही है दोस्तों, प्लास्टिक जो वेस्ट है, इससे संबंधित बहुत सारी दिक्कतें हैं भारत के अंदर में। पहली पता है समस्या क्या है? एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है, मोर प्लास्टिक पर पर्सन। इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप दुनिया से कंपैरिजन करोगे तो भारत में यही दिक्कत है कि एक व्यक्ति ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक को रिलीज़ कर रहा है। हमारे टूथ ब्रश से लेकर डेबिट कार्ड सब प्लास्टिक से बने हुए हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये प्लास्टिक वेस्ट है दोस्तों, ठीक है, ये 10,000 टन्स के आसपास प्लास्टिक पर डे के हिसाब से अनकलेक्टेड प्लास्टिक आपको ये नज़र आएगा। फिर बात आती है ऑनलाइन डिलीवरी की। आजकल जो ऑनलाइन पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ चुकी है, हम लोग बहुत सारा सामान, आजकल तो शॉपिंग लोग ऑनलाइन कर लेते होंगे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। अब वहाँ पे सामान जब आता है आपके घर पे, तो उसमें देखा होगा सारी चीज़ें प्लास्टिक के ऊपर पूरी तरह से रैप हुई होती हैं। समझ गए? तो इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्टअप है स्विगी, जोमेटो, ये दोनों आप कह सकते हो कि लगभग हर महीने 28 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं, और सब में प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं। दूसरी समस्या इंडिया में यह है। एक और समस्या यह है कि इससे फूड चेन अपसेट होता हुआ नजर आएगा। भाई ये जो पोल्यूटिंग प्लास्टिक है, ये माइक्रो प्लास्टिक में चटक जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, और छोटे छोटे होने के बाद में पानी में फैली हुई है, और फिर उसके बाद में जो प्लैंकटन है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पानी के अंदर में, उसको यहाँ पर ये बर्बाद करती है, और उसी प्लैंकटन को खाने का काम करते हैं बड़े बड़े जानवर। तो ये प्लैंकटन नहीं बचेगा तो बड़े जानवर क्या खाएंगे? इससे सीधा सीधा यहाँ पे जो हमारे सी एनिमल्स हैं उनके ऊपर में एक सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से घटती हुई नजर आएगी। समझ गए? तो ये दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और सबसे बड़ा इशू है। और इतना ही नहीं, क्या केवल एनवायरमेंट के ऊपर इशू पड़ रहा है प्लास्टिक से? ऐसा नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पर एक रिसर्च पब्लिश की 2018 में। वो रिसर्च शॉकिंग थी, और इन्होंने ये एक्सपोज किया कि अगर आप देख पाओगे, जो माइक्रो प्लास्टिक है दोस्तों, ये 90% जो बॉटल वाला पानी होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और हम लोग प्लास्टिक को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं हर जगह से, हमारे क्लोथ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आजकल प्लास्टिक जला दी जाती है, वो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। वो सब ओपन के अंदर में ट्रैश जब घूम रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो अंदर जा रहा है। तो ये प्लास्टिक टॉक्सिसिटी ह्यूमंस के अंदर भी है, और ह्यूमंस के अंदर में अगर ये टॉक्सिसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी तो इससे हार्मोन्स के अंदर में डिसरप्शन आएंगे, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो दोस्तों, एक INC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में आती है। इनकी मीटिंग होती है नायरोबी में 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। और इन्होंने यहाँ पर अपना जो थर्ड राउंड किया था नेगोशिएशन का, उस दौरान इन्होंने एक इंटरनेशनली कह सकते हो कि एक अग्रीमेंट किया है
सारी कंट्रीज साथ में आई हैं जिनका मेन पर्सपेक्टिव है दुनिया भर से जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसको ख़त्म करना। समझ गए। और यहाँ पर दोस्तों ज़ीरो ड्राफ्ट को अपनाया गया। अब ये ज़ीरो ड्राफ्ट क्या है, ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके हेडक्वार्टर के थ्रू। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऑप्शन है ये। इसमें क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बेसिस पर एक ट्रीटी है, ये एक अग्रीमेंट है जहाँ पर सभी कंट्रीज साथ में आ रही हैं और प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने का एक टारगेट बना रही हैं। तो इस नेगोशिएशन के दौरान दोस्तों कई सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यहाँ पर क्या करें, साथ में उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है कि भाई हम सब मिलकर क्या करेंगे, प्लास्टिक्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे। समझ गए। तो ये दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर। क्या है प्लास्टिक पोल्यूशन, किस तरीके से यहाँ पर एक सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। मेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। एक सेकंड रुको। प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, ज़रा उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार ने 1996 में पेसा एक्ट बनाया और पेसा एक्ट को देखते हुए इन चारों ऑप्शन में से बताओ इनमें से इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पेसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव सी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सी बोलता है कि ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक अलग से ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट कर देना। नहीं दोस्तों, यहाँ पर पेसा एक्ट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो पेसा एक्ट का ये कोई भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। कल से वीडियो लेक्चर थोड़ा मैं जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, आज कई सारे कारणों की वजह से लेट हो चुका है। खैर एनीवे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।